जब जमीन से जुड़ा हुआ नेता सड़क पर उतरता है तो सत्ता की दीवारें भी हिलने लगती हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की राजनीति इन दिनों दो अलग अलग ध्रुवों पर गर्म है। एक तरफ नरेश मीणा है जो दौसा में ये कह रहे हैं कि जो नेता खुद के दम पर 500 वोट भी नहीं ला सकते, ऐसे नेता सांसद बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं और वो 25 सालों से सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका दिल कांग्रेस के लिए हमेशा से धड़कता है। बीजेपी में जाने की बात वो पहले ही उस पर साफ मनाही वो कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से बीते दिनों अनशन के दौरान जब वो हॉस्पिटल में थे, उनसे कांग्रेस के कई नेताओं ने मुलाकात की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भले ही हॉस्पिटल नहीं गए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हो या फोन पर बात करने के जरिए हो, नरेश मीणा को उन्होंने अपना समर्थन दिया। क्या कांग्रेस के भीतर खाने कुछ पक रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, जो कि हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, चित्तौड़गढ़ के कपासन में सूरजमाली पर हमला हुआ। हालांकि अशोक गहलोत उनसे मिलने के लिए पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने धरना भी दिया और सरकार से संघर्ष भी किया। इसके बाद सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह की शैली हनुमान बेनीवाल की है, यानी आंदोलन से सत्ता तक, उसी शैली में नरेश मीणा भी नजर आ रहे हैं। क्या ये तीसरे मोर्चे की आहट है? क्या ये राजस्थान की राजनीति में एक नए राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा है? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मुखातिब हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी, जिस तरीके से नरेश मीणा ने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद तीसरे मोर्चे की बात वो करते हैं, क्या ये राजस्थान की राजनीति में एक नया ध्रुव बनने जा रहा है? क्या नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों साथ साथ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं एक नई राजनीति की सूत्रपात राजस्थान की धरा पर हो चुका है। और वो राजनीति है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर अगर सत्ता बहरी हो जाए तो उसे अपनी बात कैसे कही जाए, उसका तरीका, मेथड लगभग लगभग एस्टेब्लिश हो चुका है। और वो मेथड एस्टेब्लिश किया है हनुमान बेनीवाल ने। और कहीं न कहीं अब नरेश मीणा भी उसी मेथड को यूज कर रहे हैं। हमने देखा कि चाहे उन्होंने छबड़ा में चुनाव लड़ा और 40,000 वोट लिए, चाहे देवली उनियारा में उपचुनाव लड़ा, 60,000 वोट लिए, लेकिन भीड़ उनके साथ भी आ रही है। जब वो जेल से निकले तब भीड़ आई। तो कहीं न कहीं नरेश मीणा की जो पॉलिटिक्स का केमिकल मेथड है या केमिकल फॉर्मूला है, वो लगभग लगभग हनुमान बेनीवाल के, यानी मारवाड़ का और हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक सिमिलरिटी दिख रही है। एक पॉलिटिकल, मैं कहूंगा कि ज्योमेट्री के हिसाब से सीधी लाइन नजर आ रही है कि हाड़ौती से और मारवाड़ का एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है कि मेथड ऑफ पॉलिटिक्स और मेथड ऑफ वे ऑफ टॉकिंग का एक जैसा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है लोकतंत्र में। कहा जयप्रकाश नारायण ने कि अगर सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद लापरवाह हो जाएगी या संसद बेकाबू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ये एक अच्छी लोकतंत्र की, एक मजबूत लोकतंत्र की, मैं कहूंगा कि शुरुआत है। नरेश मीणा ने आज जिस अंदाज में दौसा जिले की धरा पर कहा कि मैं मुरारी मीणा से माफी मांगता हूं, तो एक जो विवाद चल रहा था निहारिका जोरवाल जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी थी और नरेश मीणा ने उनको जिताने के लिए पुरजोर कोशिश की थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उनकी कमी नहीं थी। लेकिन पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें निहारिका से किसी नरेश मीणा के समर्थक ने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि जो कानून सम्मत काम होगा वही मैं करूंगी। तो कहीं न कहीं वो एक जो डिवीजन हो रहा था, और कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान इस बात को अच्छी तरह से पहचान गया है कि नरेश मीणा अगर इंडिपेंडेंट रहता या नरेश मीणा कांग्रेस के साथ इंडिपेंडेंट पार्टी बना के, जैसा उसने भगत सिंह
सेवा संगठन खोला है बीएसएस। अगर बीएसएस को साथ लेकर मारवाड़ और हाड़ौती को साधा जाए और मारवाड़ में शायद, जैसा इंडिया अलायंस में है ही हनुमान बेनीवाल, अगर लोग अगले विधानसभा चुनाव में उनके साथ कुछ साधा जाए तो शायद सत्ता की राह और सुगम हो सकती है। ये कांग्रेस का मेथड हो सकता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मिथिलेश जी मैं ये लेना चाहूंगी, जिस तरीके से नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि 25 साल से टिकट नहीं मिला है, क्या कांग्रेस में जमीनी नेताओं की अनदेखी हो रही है? और नरेश मीणा ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी उनके कंधे पर हाथ रख देते हैं तो वो कांग्रेस में वापस लौट सकते हैं। क्या ये तंज है? क्या ये कांग्रेस नेतृत्व पर विश्वास है? क्या है आखिर उनके मन में? देखिए, नरेश मीणा को अच्छी तरह पता है कि संघर्ष की 25 साल बहुत लंबा टाइम होता है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कुछ सत्ता में अभी तक भागीदारी नहीं मिली है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने एक नई अलख जगाई है। और वो अलख कास्ट जो इक्वेशन है, जिसे कहते हैं कि जाति है कि जो जाति नहीं है, तो वो जो जाति वाली जो बातें हैं वो पूरे हाड़ौती अंचल में चली गई है। और इनके साथ नरेश नागर भी जुड़ गए हैं। नरेश नागर धाकड़ कम्युनिटी में एक नया उभरता हुआ चेहरा है। और धाकड़ कम्युनिटी जो 100% बीजेपी की मानी जाती है, अगर नरेश नागर, धाकड़ कम्युनिटी के लोग नरेश नागर के जरिए जो यंग है वो अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो मुझे याद रखना, ये हाड़ौती जो संघ का और बीजेपी का गढ़ है उसे बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना कि अगर गुर्जर मीणा, प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा और नरेश नागर ये तीन हो जाते हैं, यानी गुर्जर मीणा और धाकड़ एक हो जाते हैं, तो आप मान के रखना कि वसुंधरा राजे से लेके लोकसभा अध्यक्ष से लेके ओम अगर शांति धारीवाल जी के साथ अगर ये कोई संगठन बना के, यानी अगर कोई थर्ड फ्रंट खोल के अगर ये चुनाव लड़ते हैं, तो याद रखना बीजेपी के लिए हाड़ौती की राह बहुत मुश्किल भरी हो जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं अगर माइनॉरिटी भी इनके साथ आ जाती है तो फिर कुछ नहीं बचता हाड़ौती में। ये कहीं न कहीं बड़ा एक कास्ट इक्वेशन लेकर चलना है। और यही कारण है कि चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, सबको नरेश मीणा के समर्थन में हमने देखा कि जब वो अनशन कर रहे थे तो नजर आए। चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे अशोक चांदना हो, चाहे इंदिरा मीणा हो, एक लंबी लिस्ट उनकी आई। तो उसका पीछे एक यही रीजन है, क्योंकि पॉलिटिक्स जिसको करनी है उसको पता होना चाहिए कि मेरे वोट कहां से आएंगे। जैसे बिजनेस करने वाले को पता होता है ना कि मेरे बिजनेस में नोट कहां से आएंगे, वैसे पॉलिटिक्स जो करते हैं उनको पता है वोट कहां से आएंगे। और ये जो अवेयरनेस का एक कैंपेन, नरेश मीणा भले जेल में रह के आए, नरेश मीणा ने झालावाड़ वाला मुद्दा उठाया, लेकिन कहीं कहीं मुद्दा बड़ा गर्मा दिया। और मुद्दा जब गर्म हो जाता है, जातियां जब जाग जाती है, और जिस तरीके से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके और फिर एक गुर्जर कम्युनिटी के आदमी ने 51 लाख रुपए दिए, तो कहीं न कहीं जो गुर्जर मीणा, मैं कहूंगा कि बाइफर्गेशन करने का कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, उसको भी नरेश मीणा ने बहुत शिद्दत के साथ जिस दिन अपना अनशन तोड़ा और शहीद स्थल पर गए, शहीद मोर्चे स्थल पर, सभा स्थल पर, तो उन्होंने वो उनसे 51 लाख रुपए लेके गुर्जर कम्युनिटी के आदमी से वो पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती का जो मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स का जो केमिकल बेस है, उस केमिकल बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। और मिथिलेश जी, जिस तरीके से नरेश मीणा की यात्रा में जो भीड़ आई, इसके अलावा उन्होंने जो धरना दिया, जो प्रदर्शन किया, उसमें जो भीड़ आई, हॉस्पिटल में भी हमने देखा किस तरीके से उसके बाद मशाल जुलूस निकलता है, उसमें भी किस तरह की भीड़ आई। तो क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ये समझ चुके हैं कि अभी नरेश मीणा की जरूरत है उन्हें, आने वाले चाहे अंता के उपचुनाव हो या आगे की राजनीति हो? देखिए, निश्चित रूप से पता है, और नरेश मीणा भी अब बहुत अलर्ट मोड में चल रहे हैं। आज जब वो दौसा जिले गए तो उन्होंने गुर्जर आंदोलन के जितने शहीद थे उनका भी माल्यार्पण किया। यानी कहीं न कहीं उन्होंने बहुत सीजेंड लीडर की तरह कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मैं जीवन भर सम्मान करता रहूंगा। कभी उन्होंने जोश जोश में कहा था कि आप पूछिए डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कितने मीणों को तैयार किया। गोलमा देवी, राजेंद्र उनका भतीजा या उनका भाई, जगमोहन, कितने नेता तैयार किए। उन्होंने अपने भाषणों में राजेश पायलट की भी तारीफ की थी कि जब वो यहाँ से एमपी थे तो 12 सीटें जो जिला प्रधान की थी वो थी, उनमें से 7 जनरल की सीटों पर उन्होंने मीणा प्रधान बनाए। तो उन्होंने नए नेता तैयार किए। तो कहीं न कहीं नरेश मीणा को अब समझ में आ गया है कि
पॉलिटिक्स में लंबा चलने के लिए कहीं न कहीं तमाम जातियों को जोड़कर राजनीति करनी पड़ेगी। और कहीं न कहीं उनको अब समझ में आ गया कि अंततः उपचुनाव होता है, अभी क्या पता जो बीजेपी प्रयास कर रही है कि कंवरलाल मीणा की गवर्नर के पास वापस ज्ञापन देके सजा कम करा ली जाए 2 साल से, और उनको राहत मिल जाए और उपचुनाव से राहत मिल जाए, वो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन कहीं न कहीं अब मुझे लगता है कि नरेश मीणा थोड़ा अलर्ट मोड में है, और मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल की जो सलाह थी कि जब सरकार ऐसी संवेदनशील नहीं हो तो भूख हड़ताल नहीं करना चाहिए थे, क्योंकि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में उनके सीनियर रहे हैं, मुझे लगता है वो सलाह उनके समझ में आ गई है कि अब पॉलिटिक्स सड़क पर की जाए। जब सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं हो तो लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने का एक ही आधार है कि आप सत्ता में आवाज पहुंचाने के लिए जनमत को इतना प्रभावशाली ढंग से रखें कि सरकार को झुकना पड़ जाए। चाहे कपासन का मामला हमने देखा, हनुमान बेनीवाल ने किस तरीके से अपने 2 दिन वहां जाकर और जिस तरीके से बैठकर सूरजमाली को न्याय दिलाने का काम किया। इससे पहले जोजरी नदी वाला आंदोलन हमने देखा, किस तरीके से सरकार को झुकना पड़ा। इससे पहले हमने देखा मेड़ता में जो बजरी माफियाओं के खिलाफ उनका प्रदर्शन था, वो देखा। चाहे एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर मानसरोवर में देखा या नागौर में देखा, तो ये तमाम चीजें बताती है कि लोकतंत्र में जिसके साथ लोक शक्ति होती है उसके सामने सरकार को लोक लज्जा रखने के लिए झुकना पड़ता है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये है मिथिलेश जी, आपने क्योंकि लोक शक्ति का जिक्र किया है, बेशक नरेश मीणा के पास भीड़ है, लोगों की ताकत है, लेकिन एक तरफ वो अपनी पार्टी बनाते हैं या संगठन बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी मेरे कंधे पर हाथ रख दे तो मैं कांग्रेस में वापस लौट जाऊंगा, कांग्रेस के लिए मेरा दिल धड़कता है। क्या नरेश मीणा कंफ्यूज हैं या वो सोच समझकर अपने कदम रख रहे हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जो भी पॉलिटिशियन होता है वो थोड़ा अपने सोच समझकर, और नरेश मीणा तो अब मुझे लगता है कि बहुत तप चुके हैं। जो आदमी राजनीतिक तपस्या कर चुका हो, उसके हर बयान में कहीं न कहीं उस तपस्या की आहट नजर आती है। तो जिस अंदाज में नरेश मीणा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं उसके पीछे यही है कि या तो कांग्रेस से में शामिल हो जाएं, या दूसरा है कि कांग्रेस उनको उनके संगठन को मदद करे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ पैक्ट कर ले और वो पार्टी बना ले, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो ज्यादा मुफीद सौदा है। क्योंकि बीजेपी को पूरी तरह अगर पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में नेस्तनाबूद करना है, तो अगर नरेश मीणा कोई तीसरा संगठन बना लेते हैं और उसके साथ कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर वो तीनों जातियों को, गुजर मीणा धाकड़ को साधते हुए, क्योंकि वो हाड़ौती अंचल बीजेपी का गढ़ है, चाहे वहां वसुंधरा राजे सिंधिया हो, उनके बेटे 5 बार के एमपी हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, एक बड़ा गढ़ है बीजेपी का। अभी एनर्जी मिनिस्टर हीरालाल नागर हो, अब तो कई एक उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से धाकड़ कम्युनिटी का नौजवान पहली बार देखा है कि बीजेपी से दामन छुड़ाकर नरेश के साथ जा रहा है। जिस तरीके से हीरालाल नागर के खिलाफ 12 में धाकड़ों की रैली निकली, और अभी धाकड़ कम्युनिटी के जयपुर में हमने देखा चुनाव हुए हैं समाज के, तो ये एक नई पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है। अगर धाकड़ कम्युनिटी जग जाती है तो बीजेपी का मैं कहूंगा कि हाड़ौती में बेस है। कांग्रेस ने उनका कभी ध्यान दिया नहीं। नारायण नागर जी कभी हुआ करते थे, उसके बाद कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं, क्योंकि कांग्रेस का वसुंधरा जी को ऑब्लाइज करने का मामला रहा। अगर झालावाड़ सीट पर किसी ढंग के धाकड़ को, अब देखिए किसी जमाने में अशोक गहलोत ने कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए थे, नई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीएल वर्मा। जो प्रोफेसर बीएल वर्मा धाकड़ कम्युनिटी से ही आते थे और उन्होंने बहुत जगाया। लेकिन शांति धारीवाल ने, क्योंकि उनका पैक्ट बीजेपी वालों से, जैसा लोग बोलते हैं हाड़ौती में ओम शांति की जोड़ी है, उसके चक्कर में जो पीपलदा से उनका टिकट फाइनल हो गया था, कटवा दिया और धाकड़ कम्युनिटी को जगाने से रोक दिया कि कांग्रेस में धाकड़ कम्युनिटी नहीं आए। तो कहीं न कहीं अगर धाकड़ कम्युनिटी टूटकर कांग्रेस से जुड़ जाती है, या नौजवान धाकड़ जुड़ जाते हैं जैसा नरेश कर रहे हैं प्रयोग, तो ये राजनीतिक प्रयोग अगले चुनाव में बीजेपी के लिए पर्टिकुलर हाड़ौती में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता। हमने देखा प्रहलाद गुंजल के साथ नरेश मीणा लड़े, और लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अधिकतर जो बड़े नेता थे उन्होंने हाथ मिला लिया था हाड़ौती में बीजेपी से। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा
कि ओम बिरला जैसे दिग्गज व्यक्ति को 40,000 वोटों से जीत मिली। ये बड़ी जीत है। तो जब कम्युनिटी जागती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसा ही हमने देखा अलवर में भूपेंद्र यादव के सामने बड़ी दिक्कत पैदा की नौजवान कांग्रेस के प्रत्याशी ने। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस का थिंक टैंक है, अगर वो ये सोचता है कि हाड़ौती में, क्योंकि भरत सिंह कुंदनपुर से उन्होंने, जो बहुत ईमानदार नेता हैं, जो वार्ड पंच से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, उनके हाथ से उन्होंने अपना अनशन तोड़वा। वो बेड पर थे, वहीं एसएमएस अस्पताल में उनसे मिले। तो कहीं न कहीं ये जो नरेश मीणा का अब जो राजनीतिक कदम है, वो बहुत फूंक फूंक कर रख रहे हैं, बहुत सावचेती के साथ रख रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर ये भी है मिथिलेश जी, भावनात्मक रूप से तो नरेश मीणा कांग्रेसी ही दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने अनशन भी तोड़ा तो एक कांग्रेसी के हाथों तोड़ा, कांग्रेस के नेता उनसे मिलने के लिए आए। लेकिन जिस तरीके से वो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ की बात करते हैं, तो क्या राजनीतिक रूप से उनका रास्ता अलग दिखाई देता है? देखिए, राजनीतिक रूप से जब वो समझौता कांड हुआ था, उसके बाद उनका मन शायद थोड़ा बहुत भजनलाल जी में था, जिस तरीके से उनके पेरेंट्स मिलने गए। लेकिन जब वो बाहर निकले, उन्हें पता लगा कि बीजेपी के कई बड़े नेता मेरी को, पर्टिकुलर हाड़ौती के बड़े नेता, मेरी पॉलिटिकल जो ग्रोथ है उसको नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वो हुई तो जिन जातियों के वोट नहीं है, जो वो यही तो कह रहे हैं कि भाई माहेश्वरी समाज के कितने वोट हैं, जैन कम्युनिटी के कितने वोट हैं, और राजनीति वर्षों से इनके हाथ में है। चाहे वसुंधरा राजे जी हो तो उनकी कम्युनिटी के कितने वोट हैं। तो ये तमाम चीजें धीरे धीरे हाड़ौती में नरेश मीणा भले जेल में रहा हो, लोगों को जगाने का काम कर दिया। कई बार होता है कि आप, हो सकता है मौन मूक शहादत का लाल सेहरा आपको पहनना पड़े और उस सेहरे से आपको फायदा नहीं हो, लेकिन अगर कौमें जग जाती है, नौजवान जग जाते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि नरेश मीणा और नरेश नागर की जोड़ी हाड़ौती में बहुत हिट हो रही है, और धाकड़ कम्युनिटी के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ये नरेश नागर का नाम चल रहा है। अब कांग्रेस नरेश नागर को पकड़ती है, नहीं पकड़ती है, अब ये कांग्रेस की है कि कांग्रेस अपने पुराने रवैये को सुधारती या नहीं सुधारती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके एक एमएलए भी रहे विवेक धाकड़, जो बाद में उनका साथ हादसा हो गया। लेकिन कुल मिलाकर कहीं न कहीं अगर बीजेपी को बड़ी शिकस्त देने की अगर कांग्रेस प्लानिंग रखती है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ मिलकर नरेश मीणा को साधते हैं, तो मैं मानता हूं कि पूर्वी राजस्थान के समीकरण बहुत तेजी से चेंज होंगे। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में चाहे लालसोट हो, चाहे दौसा हो, चाहे बांदीकुई हो, चाहे हिंडौन हो, चाहे करौली हो, चाहे राम गंगापुर सिटी हो, हम देखते हैं कि भले वहां रामकेश मीणा भी एमएलए हैं, सदन में उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, काफी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यूथ जो है वो कहीं न कहीं नरेश को बहुत फॉलो कर रहा है। और ये बात अगर कांग्रेस समझ जाती है तो 2028 में जिस तरीके से अशोक गहलोत अभी एक्टिव हुए पड़े हैं, तो उन्हें लग रहा है कि राज आ ही जाएगा। और दूसरी तरफ भजनलाल जी सौगातों पे सौगातें देकर कहीं न कहीं वो साबित करना चाह रहे हैं कि मैं बेटर काम कर रहा हूं। तो जंग शुरू हो चुकी है पॉलिटिकल, और उस पॉलिटिकल जंग में रॉ मटेरियल के रूप में नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, ये भी 2028 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और हनुमान बेनीवाल तो कह भी चुके हैं कि 2028 मेरी आखिरी लड़ाई है, मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी है, अब 2028 के बाद मैं नहीं लड़ पाऊंगा। देखिए, जो एक एसएचओ को उन्होंने अपने मन से उतार दिया था, तो चोमू में एक माहौल बना था कि भाई हनुमान बेनीवाल, क्योंकि एसएचओ वहीं के थे, यादव कम्युनिटी के थे। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा गोविंदगढ़ में एक तेजा जी का मेला हुआ, और उसमें जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, और छुट्टन यादव जो यादव कम्युनिटी से आते हैं, और उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक रामलाल शर्मा और उनका और शिखा बराला का मिला जुला गेम है, दोनों के हॉस्पिटल है, दोनों एक ही काम करते हैं हॉस्पिटल का। इस बार ये तुमको लड़ाना काम कर रहे हैं, तुम किसान कौमों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तुम लड़ने में मत आओ जाट और यादव। तो कहीं कहीं वो धीरे धीरे वो भी अपना पॉलिटिकल जो मैसेज है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में कन्वे कर रहे हैं। और वो ठीक है मिथिलेश जी, मैं हनुमान बेनीवाल को लेकर इस वीडियो का आखिरी सवाल ले लेती हूँ। चाहे पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, या कोई और आंदोलन हो,
हर मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल की फ्रंट लाइन आखिर क्या बताती है? क्या उनकी राजनीति आंदोलन तक सीमित है या उनका लॉन्ग टर्म में भी कोई प्लान है? क्योंकि वो भी ये जिक्र करते हैं कि उधर से राजकुमार रोत आ जाएं, चंद्रशेखर का आजाद का साथ उन्हें मिल जाए या नरेश मीणा का साथ उन्हें मिल जाए, तो क्या वो भी थर्ड फ्रंट को मजबूत बनाना चाहते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल की पूरी ईमानदारी से मंशा है कि थर्ड फ्रंट बन जाए। जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी, तब वो सॉरी पार्टी बनाई थी, तब उन्होंने बसपा के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन बहन जी से उनका टाई अप नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं पहली बार से उनकी मंशा है। पिछली बार भी उन्होंने चंद्रशेखर रावण के साथ मिलके और लड़ने की कोशिश की। रिजल्ट जो भी आया वो ईश्वर जाने, उसका कोई मायना नहीं रखता। लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट है कि जब पड़ोसी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, चाहे यूपी है तो यूपी में बड़ी मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। हरियाणा में हम देखते हैं कि इनेलो एक मजबूत पार्टी है। दिल्ली में हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी है। लेकिन राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं है? वो बार बार वो यही कहते हैं कि राजस्थानी कब लड़ना सीखेंगे। तो उनका कहीं कहीं मुद्दा तो है कि थर्ड फ्रंट बने, और नरेश मीणा और रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत और चंद्रशेखर और तमाम लोग अगर जुड़ते हैं, और जिस तरीके से अब तो आरएलडी ने भी अवाना जी, जगेंद्र सिंह अवाना को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उनका सुभाष गहलोत वगैरह, अशोक गहलोत जी के ही आदमी है, लेकिन वो भरतपुर से एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं, संभावनाओं की अपार संभावनाएं हैं। अब वो कन्वर्ट कितना होता है, देखिए, आपकी हाइपोथेसिस है, अब वो कंक्लूजन में कन्वर्ट कितनी होती है, ये आपकी रिसर्च और आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, जिससे जो लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो रियल में जनसेवा करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ये एक अच्छी बात भी है, मैं कहूंगा डेमोक्रेटिक सेटअप कि यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले, नेताओं के बेटों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। परिवारवाद से लड़ने के लिए थर्ड फ्रंट की इंपॉर्टेंस यही है कि जो रियल में पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो रियल में पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्रंट प्रोवाइड हो। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल की ये पॉजिटिव सोच है। अब वो कितना रिजल्ट में कन्वर्ट होती है, क्या होती है, ये 2028 बताएगा। लेकिन जिस अंदाज में वो मेहनत कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं रात को 3-3 बजे तक भी, वो एक बड़ी बात है कि लोगों को उम्मीद है कि उनसे मिलेंगे तो न्याय मिलेगा। ये परसेप्शन है, ये पॉलिटिकल परसेप्शन अगर तेजी से इंक्रीज होता है, पर्टिकुलर मेवाड़ में कपासन की जो घटना है, ये एक नई, उदयलाल डांगी भले उनके छोड़ के बीजेपी के एमएलए बन गए हों, लेकिन कभी उदयलाल डांगी को उन्होंने चुनाव लड़ाया था, बहुत मजबूती के साथ आरएलपी लड़ी थी। लेकिन ये वल्लभनगर से, तो कुल मिलाकर अभी गेम बहुत बाकी है राजस्थान में जी पॉलिटिक्स। बिल्कुल, गेम बहुत बाकी है और 2028 का चुनाव वाकई बहुत खास होने वाला है। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो या ये जो युवा नेता है राजकुमार रोत हो, रविंद्र भाटी हो, ये राजस्थान में एक नई धारा की नींव को रख पाएंगे या ये भी पुरानी व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। फिलहाल मिथिलेश जी, आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे थे, उनका क्या मानना है, नरेश मीणा को लेकर आपका क्या कहना है, हनुमान बेनीवाल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।